Hello everyone, my name is Vaishali Singh. I have secured All India Rank 8 in Civil Services Examination, and as you already know, we are watching Delhi Knowledge Track, and I will be talking to you about the prelims strategy. ये मेरा second attempt था. In my first attempt, I could not clear prelims as my preparation was not complete and up to the mark, and which is why I specifically focused on prelims the next time, because I realized that prelims काफ़ी हद तक make or break हो जाता है, and it is one of the toughest stages of civil services. So I will start with first the basic sources of prelims. I usually divide the syllabus of prelims into two. First is static and second is your current affairs. Talking about current affairs first. So current affairs के लिए बहुत सारे sources होते हैं. यहाँ पे I'm talking about my sources. This is what worked for me and ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए सेम हो, तो आप देख सकते हैं आपके लिए क्या वर्क करता है. So current affairs के लिए सबसे पहले I was a very ardent follower of newspaper. I used to read 2 newspapers until the last month of before prelims. So I stopped reading newspapers 15 to 20 days before prelims. But उससे पहले मैं 2 newspapers पढ़ती थी. मैं यूजुअली हिंदू और लाइफ मिंट पढ़ती थी एंड कभी कभी जो इंडियन एक्सप्रेस होता है उसके कुछ एक्सप्लेन्ड पेजेस. सो आई यूज़ टू मेक डिटेल्ड नोट्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मुझे लगता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी होता है कि अगर कोई भी न्यूज़ आई है, फॉर एग्जांपल अगर न्यूज़ है कि पार्लियामेंट का सेशन इतने से इतने दिन चला, इतने घंटे हुआ, या कोई भी पार्लियामेंट रिलेटेड न्यूज़ है, तो पार्लियामेंट के जो बेसिक्स हैं प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो इस तरह से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, एक न्यूज़ को सिर्फ न्यूज़ की तरह ना लेकर उसको आप प्रीलिम्स के सिलेबस को लेकर पढ़ेंगे तो आपके करंट अफेयर्स काफ़ी बेटर प्रिपेयर हो सकते हैं. न्यूज़पेपर के एडिशन में मैं साथ में मंथली मॉड्यूल्स तो मैं नहीं पढ़ पाई थी इस बार, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट के टाइम पे पढ़ा था, बट क्योंकि मैं मंथली मॉड्यूल्स नहीं पढ़ पाई थी तो एंड में जो ईयर का जो कंपाइलेशन आता है, आप PT 365 ले लीजिए या इनसाइट्स के कंपाइलेशन आते हैं, आप उसमें से कोई भी एक कंपाइलेशन उठाकर आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना तो आपको बेसिक करना ही है ताकि आप एटलीस्ट वो सोर्सेस कवर करें जो बाकी सारे बच्चे कवर करेंगे. तो आप कोई भी एक ईयर कंपाइलेशन आप ले सकते हैं. इसके एडिशन में एक जो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज में करती थी वो था मैं इनसाइट्स के डेली क्विज को फॉलो कर लेती थी, और अगर साथ के साथ नहीं कर पाए तो उनके भी मंथली कंपाइलेशन आते थे. उससे आपका डिटेल में डे टू डे बेसिस पे करंट अफेयर्स कवर हो पाते थे. सो ये था मेरा ब्रॉड रीडिंग ऑफ करंट अफेयर्स. मैंने इससे ज़्यादा सोर्सेज नहीं लिए थे और मैं न्यूज़पेपर नोट्स दोबारा पढ़ भी नहीं पाई थी, बट क्योंकि मैंने वो न्यूज़पेपर नोट्स खुद से बनाए थे वो मुझे याद रह गए थे. सो नाउ कमिंग टू स्टैटिक, मेरा शुरू से बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी थी बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो देखकर कि मैं अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई नहीं करूँगी, मैं अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखूँगी, क्योंकि मुझे रिविज़न पे ज़्यादा फोकस करना है, मुझे चीज़ें याद रहें इसका मुझे ज़्यादा कोशिश करनी है. तो मेरे जो ब्रॉड सोर्सेज थे, ब्रॉड नहीं आई विल से ये ओनली सोर्सेज थे, वो थे हिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ा था. मुझे लगता था कि मुझे बिपिन चंद्रा की NCERT भी पढ़ लेनी चाहिए, बट मुझे समय नहीं मिला. आप वो भी इसके एडिशन में पढ़ सकते हैं. मैंने सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ा था. पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा था एंड मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट पढ़ा था. काफ़ी बच्चे बेयर एक्ट्स नहीं पढ़ते हैं, शायद ज़रूरी भी नहीं होता है, थोड़ा टेक्निकल होता है, बट जिस तरह से क्वेश्चंस पॉलिटी से अब पूछे जा रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन था आर्टिकल 110 मनी बिल के ऊपर. अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ा होगा तो आपको वो क्वेश्चंस आंसर करना ईजी होगा. तो ये मेरा सजेशन है कि आप लक्ष्मीकांत के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट भी रखकर पढ़ें. थर्ड, इन्वायरमेंट के लिए मैंने अनअकैडमी पे कुछ वीडियोज़ थे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मैंने वो वीडियोस पढ़ के उसके नोट्स बना लिए थे. एंड इसके एडिशन में मैंने शंकर IAS की जो बुक है वो मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी, उसके सिर्फ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस मैंने ये पढ़ा था. इसके अलावा आई यूज़ टू सप्लीमेंट माई नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट यूजिंग मॉक टेस्ट्स, क्योंकि जब से IFOS एंड बाकी सर्विसेज का कंबाइंड पेपर होने लग गए हैं तो इन्वायरमेंट की वेटेज बढ़ गई थी, तो मैं कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज पेपर्स एक्स्ट्रा करती थी इन्वायरमेंट के लिए. कमिंग टू अदर सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स का मेरा स्टडी किसी बुक बेस नहीं था. मैंने न्यूज़पेपर से इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करा है, स्पेशली लाइव मिंट से. उसके अलावा मैंने इकोनॉमिक्स सर्वे को अपना सोर्स माना है इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के लिए, एंड इकोनॉमिक्स सर्वे को पढ़ने का तरीका मुझे मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में ही समझ में आया. इकोनॉमिक सर्वे को आप एक चैप्टर की तरह ना पढ़ें. इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो अलग अलग टर्म्स मेंशन्ड होती हैं,
आप उन टर्म्स को पकड़कर उनका डेफिनेशन निकालें, उनका मीनिंग निकालें, उनका जो भी उनसे रिलेटेड है वो पढ़ें। इस बार इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया है तो इस बार शायद ये स्ट्रैटेजी वर्क ना करे, पर अगर आपने प्रीवियस इकोनॉमिक सर्विस पढ़े हैं तो ये हेल्पफुल होगा। इसके अलावा मैं बजट बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, क्योंकि बजट के अंदर कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार इंटरिम बजट एंड नॉर्मल बजट का जो डिफरेंस है वो शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इकोनॉमिक्स के जो सोर्सेज है वो मेनली करंट ओरिएंटेड सोर्सेज हैं। बेसिक्स तो आप कवर कर ही लेते हैं जब आप पढ़ते हैं। इनके अलावा ज्योग्राफी के लिए जो बेसिक एनसीईआरटी बुक्स हैं क्लास 11th एंड 12th की, मैंने वो बुक्स पढ़ी, साथ में जीसी लियोंग पढ़ा, एंड इन दोनों को मैंने सप्लीमेंट करा मैप वर्क से, क्योंकि अगर आप कुछ पास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, एंड क्योंकि वो बहुत टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस को कैच कर सकते हैं तो आप एडिशनल मार्क्स गेन कर सकते हैं जो शायद कोई और कैंडिडेट ना कर पाएँ। तो उसके लिए मेरा एक डेली एक्सरसाइज होती थी। मेरे रूम में बड़े बड़े मैप्स लगे हुए हैं, आई एम श्योर आपके रूम में भी होंगे। आप बस उन मैप्स के सामने डेली 10 या 15 मिनट खड़े हो जाइए। एक एक कॉन्टिनेंट को आप डे बाय डे आप कवर करते चलिए। हर कॉन्टिनेंट के कितने स्टेट्स, कितनी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ का इंटरनेशनल बॉर्डर है, कौन सा लैंडलॉक्ड है, उनके आसपास कौन से स्ट्रेट्स हैं, कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं। ये एक साथ बहुत ज़्यादा पढ़ना बहुत हेक्टिक हो जाता है और याद नहीं रहता है, पर अगर आप डेली बेसिस पे 10-10 मिनट निकालेंगे तो आई एम श्योर आफ्टर 2 or 3 मंथ्स आप मैप्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे, एंड दिस रियली हेल्प मी। सो ये मेरा ज्योग्राफी का स्ट्रैटेजी था। एंड इसके अलावा बाकी कोई भी अगर और सब्जेक्ट है तो वो मैं करंट अफेयर्स के मॉड्यूल से ही कवर करती थी। सो दीज वर माई बेसिक सोर्सेज ऑफ प्रीलिम्स, एंड इन सबको मैंने सप्लीमेंट करा बहुत सारे मॉक टेस्ट कर। नाउ आई विल कम टू मॉक टेस्ट एंड पास्ट ईयर पेपर्स। आई थिंक कि एक प्रीलिम्स का जो स्ट्रैटेजी है, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे लगता था बहुत रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, पता नहीं कहाँ से पूछते हैं, क्या सोर्स होगा। पर जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट के टाइम अपने पास्ट ईयर पेपर्स को पढ़ा, सो आई रियलाइज कि देयर आर सर्टन स्पेसिफिक एरियाज जिसमें यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है या कि कुछ तरह के क्वेश्चंस पूछता है, एंड उनके अंदर भी दे एक्सपेक्ट सर्टन स्पेसिफिक नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्कीम आई है या कोई इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो आफ्टर यू सी द पास्ट ईयर पेपर्स आपको लगेगा कि यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू टू नो कि वो कौन सी मिनिस्ट्री को बिलोंग करता है, या उनका हेड कौन है, या उसमें क्या चेन ऑफ कमांड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह का ओरिएंटेशन बनाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पास्ट ईयर पेपर्स को देखें। काफ़ी लोग कहते हैं आप 25-30 साल के पास्ट ईयर्स देखें। मेरे पास इतना समय नहीं था, तो मैंने पिछले 10 साल के पास्ट ईयर पेपर्स देखे थे, एंड स्पेसिफिकली पिछले 3 साल के जो पेपर्स थे उनको मैंने बहुत डिटेल में एक एक क्वेश्चन को देखा था, क्योंकि वही एक कंटिन्यूस पैटर्न अब बन रहा है पिछले 2 साल से। पिछले 2 साल के पेपर्स वर मोर और लेस सिमिलर। सो फॉर यू टू गॉज दैट, आई थिंक आपको पास्ट ईयर पेपर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए टू फाइंड ए द एरिया ऑफ क्वेश्चंस एंड बी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस। दिस विल हेल्प यू इन योर न्यूज़पेपर रीडिंग ऑल्सो। नाउ कमिंग टू मॉक टेस्ट, इन माई humble opinion, I think that mock test is the single most effective strategy for you to crack prelims, because आपको जब prelims आएगा तो वहाँ पे जिस तरह के questions पूछे जाते हैं, हमने बहुत पढ़ा होता है बट फिर भी 45-50 questions ही आते हैं। जो आपको next 30-40 questions attempt करने हैं, वो आपका mock test का जो strategy है that will help you. And mock test का मुझे लगता है कि there are 2 aspects to it. One is knowledge, that you find new questions, आपको नए एरिया से मिले, नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मिले, एंड आप नॉलेज गेन करें। सेकंड उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्ट्रैटेजी। मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आपका एक सेट स्ट्रैटेजी हो, एंड वो हर किसी के लिए डिफरेंटली वर्क करता है। मैं अपना एक्सप्लेन कर सकती हूँ जो मेरा पूरा प्रीलिम्स का जर्नी रहा है, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग योर ओन स्ट्रैटेजी। सो आई यूज्ड टू अटेम्प्ट इन द लास्ट 2 months, आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 1 mock test every day from 9:30 to 11:30 in the morning in a condition जहाँ फ़ैन नहीं चल रहा है, जहाँ AC नहीं चल रहा है, बिकॉज ऐसे ही एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे, एंड आपको उस इन्वायरमेंट के लिए, आपको रेडी करने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यूजुअली रात में पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ, बट मुझे मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में रियलाइज़ हुआ कि मेरा दिमाग सुबह के समय में चला नहीं जब चलना चाहिए था। तो इसके लिए ज़रूरी है, अगर आप रात में भी पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट लास्ट के 1 महीने में आप डेली सुबह उठें एंड डेली सुबह 9:30 to 11:30 एक मॉक प्रैक्टिस करें, ताकि योर माइंड इज़ द मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग दोज 2 hours। एंड ये प्रैक्टिस आप पिछले प्रीलिम से 1.5-2 महीना पहले से स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इन एडिशन टू दिस, एक
मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। मुझे लगता है हर बच्चे का अपना एक इक्विलिब्रियम होता है ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट दे शुड अटेम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए 90+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना was the most scoring in my mocks. So I went with that strategy. I know some students who जो precision को ज़्यादा importance देते हैं and वो 70-75 questions करके भी crack कर लेते हैं। So ये आपके लिए क्या work करता है ये identify करने के लिए ज़रूरी है कि आप mock test की practice करें and mock test को सिर्फ knowledge का ना लेकर strategy का बनाएं। तो आप हर 5-10 पेपर के बाद आप अपने number of questions जो आपके attempts हैं आप change कर सकते हैं to see कि what is working for you. So दिस इज़ हाउ यू रियलाइज़ कि कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं एंड आप कॉन्फिडेंटली फिर एक्चुअल पेपर में उतने क्वेश्चंस करेंगे। नाउ कमिंग ऑन द गेस वर्क, आई रियली थिंक कि किसी को भी हमें से 50 या 40, 50, 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं प्रीलिम्स के एक्चुअल पेपर में श्योर शॉट, एंड इससे ज़्यादा ही अटेम्प्ट करने की ज़रूरत होती है। सो गेस वर्क बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट, स्पेशली ये सोचते हुए कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि हाँ, नेगेटिव मार्किंग थोड़ा डेंजरस होता है, बट आप नेगेटिव मार्किंग से इतना ना डर जाएं कि आप गेस वर्क ना करें या गेस वर्क कॉन्फिडेंटली ना करें, बिकॉज अल्टीमेटली नेगेटिव मार्किंग इज़ 1/3। अगर आप 4 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन ठीक कर देंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा। सो अगर आप चांस नहीं लेंगे तो शायद कोई और जो आपके साइड में बैठे वाला होगा वो एक गेस वर्क करेगा एंड ही विल स्कोर मोर देन यू। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट मेकिंग गेसेस, बट येस ये भी नहीं कि आप 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दें तो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। अब गेस वर्क के लिए मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट करी थी, शायद आपको हेल्प हो। ब्रॉडली 2 स्ट्रैटेजीज़। फर्स्ट, जब मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती थी तो मैं उसको 2 राउंड्स में अटेम्प्ट करती थी। फर्स्ट में मैं सिर्फ उनको मार्क करती थी जिनके लिए मैं 100% श्योर होती थी, एंड सेकेंड में मैं पेंसिल से बाकी सर्कल्स फिल करती थी जो मुझे गेस वर्क करना होता था। सो मॉक आफ्टर मॉक आई रियलाइज्ड कि अगर मैं 40 या 45 गेस वर्क कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग समवेयर अराउंड 25-30 करेक्ट एंड माई स्कोर इज़ पॉजिटिव ओनली। सो ये एक्सरसाइज गिव मी कॉन्फिडेंस कि माई गेस वर्क कैन रियली पे ऑफ। इनिशियली मुझे लगता था कि मेरा गेस वर्क अच्छा नहीं है, पर जब आप ऐसी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको हेल्प करेगा, और ये मुझे सिविल सर्विसेज में बहुत हेल्प करा, क्योंकि मैंने 92 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। मुझे सिर्फ श्योर शॉट 45 आते थे, बट मैंने 47 और गेस वर्क करे थे, तो और मेरा स्कोर समवेयर अराउंड 120 आ रहा था बेस्ड ऑन वेरियस आंसर कीज। सो आई थिंक दिस कैन वर्क फॉर यू, दैट कॉन्फिडेंस कि आप गेस करें। एंड सेकेंड, गेस वर्क कैसा होना चाहिए, उसके लिए आप फिर से जो मॉक टेस्ट हैं आप उनको बहुत ही ध्यान से बैठ के देखें कि अगर आप कुछ क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं तो आप क्यों गलत कर रहे हैं। क्या कोई आपकी कोई पर्टिकुलर सोच है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो गलत हो रहा है, या कोई पैटर्न है आपकी गलतियों में। मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ, क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से आती हूँ तो मैं बहुत ही टेक्निकल हो जाती हूँ व्हेन इट कम्स टू सर्टेन सेंटेंसेस, एंड जब तक कोई सेंटेंस मुझे 100% करेक्ट नहीं लगता था, मुझे लगता था कि वो सेंटेंस सही नहीं है, एंड आई यूज्ड टू मार्क इट रॉन्ग, एंड आई आइडेंटिफाइड कि मॉक आफ्टर मॉक मैं ये गलती बार बार दोहरा रही थी। सो आफ्टर अ सेट ऑफ 10, 15, 20 मॉक्स आई रियलाइज्ड कि ये प्रॉब्लम जो है ये मुझे ठीक करना चाहिए, एंड आई डिसाइडेड कि इफ देयर इज एनी स्टेटमेंट जो 70-80% भी अगर करेक्ट है then I will take it as correct. I will not become too technical, and this really helped me. There were at least 3 questions in this time's prelims which I would have marked wrong अगर मैंने ये exercise नहीं करा होता। So ये इतने सारा बोलकर मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप mock test को सिर्फ knowledge के perspective से ना देखें, आप अपनी weaknesses उस process में identify करें, आप अपना स्ट्रैटेजी उसमें से आइडेंटिफाई करें, ताकि प्रीलिम्स के टाइम पे यू आर वेरी श्योर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ यू वांट टू डू। एंड सो दिस इज़ ब्रॉडली अबाउट मॉक टेस्ट। आई विल सजेस्ट दैट एटलीस्ट आखिर के 2 महीने में आप अगर 40-50 मॉक्स कर सकें तो वो बहुत अच्छा होगा। मैंने कम से कम आई हैव डन सम 60-70 मॉक्स। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग मॉक्स के लिए राइट फ्रॉम जनवरी। सो बट इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट के 2-3 महीने कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कि प्रीलिम स्पेसिफिक तैयारी आपको कब से शुरू कर देनी चाहिए, ये मुझे लगता है हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, ऑन योर लेवल ऑफ कंफर्ट एंड ऑल्सो योर मेंटल सेटिस्फैक्शन। क्योंकि मैं एक बार प्रीलिम्स में फेल कर चुकी थी तो मुझे पता था, थोड़ा सा डर बैठ जाता है अंदर,
तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रीलिम्स के लिए देना मैंने ज़रूरी समझा, स्पेशली बिकॉज प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज होते होते प्रीलिम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। सो मैंने मार्च से प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो आई गिव 3 फुल मंथ्स। ज़रूरी नहीं आपको 3 मंथ्स देना है, बट 2 मंथ्स तो आई थिंक आपको डेफिनेटली देना चाहिए। एंड इन 3 मंथ्स में आपका रिविजन शुड बी द की। नाउ कमिंग टू रिविजन फॉर प्रीलिम्स, सो रिविज़न करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। शॉर्ट नोट्स भी होते हैं, ऑनलाइन नोट्स, ऑफलाइन नोट्स। आई एम अ आर्डेंट फॉलोअर ऑफ ऑनलाइन नोट्स। आई प्रेफर मेकिंग ऑनलाइन नोट्स बिकॉज आप उनको अच्छे से आप उनको फाइल कर सकते हैं, आप कंट्रोल फाइंड करके कुछ सर्च कर सकते हैं, आप उसमें लिंक्स डाल सकते हैं। सो एटलीस्ट करंट अफेयर्स के एंड कुछ और टॉपिक्स के मैंने ऑनलाइन नोट्स अपने लिए बनाए थे, डिजिटल नोट्स, एंड आई यूज़ टू फॉलो देम। एंड नाउ कमिंग टू स्टैटिक का रिविजन, सो short notes I have heard really helps, but I'll be honest, I was never a short notes person, क्योंकि मेरा जो पढ़ने का स्ट्रैटेजी था, मैं अपने बुक के अंदर ही आई यूज़ टू मार्क विद 3 or 4 डिफरेंट कलर पेन्स, एंड जितना टाइम मेरे पास होता था उस हिसाब से आई यूज़ टू रिवाइज। इफ़ आई हैव ऑल द टाइम देन मैं पूरा का पूरा ऑब्वियसली वर्ड बाय वर्ड रिवाइज करती थी, बट अगर मुझे लास्ट में 3-4 घंटे में रिवाइज करना है तो अब जो मैंने ब्लू पेन से मार्क करा है फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ वो पूरे नोट्स घुमा लेती थी, पूरी बुक घुमा लेती थी, एंड वहाँ से मैं रिविज़न करती थी। मुझे लगता है प्रीलिम्स से पहले, बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्ट्स जो आपको दिमाग में रखने होते हैं, आप कम से कम 2 या 3 रिविज़न करें इन द लास्ट 2 or 3 months, एंड ट्रस्ट मी इट्स पॉसिबल। एंड स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स जो डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर होते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट का चैप्टर है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का चैप्टर है, हिस्ट्री में सिविल मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स के जो चैप्टर्स हैं, जो वो सारे जो कुछ टॉपिक्स हैं, ये आप एंड के लिए छोड़ सकते हैं ताकि आप इनको एंड में फिर से एक बार रिवाइज़ करें। सो जो पूरा रिविज़न का स्ट्रैटेजी है वो आपके अकॉर्डिंग ही होता है। सो आपको जो वर्क करे, आपके लिए शॉर्ट नोट्स वर्क करते हैं, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, आपको पूरा बुक रिवाइज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो करिए। तो एंड के 2 to 3 months आप सोलली मॉक टेस्ट एंड रिविज़न को डिवोट कर दीजिए। एंड इन एडिशन टू दिस, नाउ प्रीलिम्स में एक पेपर तो हमने डिस्कस कर लिया है, दूसरा होता है CSAT। एंड CSAT हम यूजुअली थोड़ा निगलेक्ट करते हैं, बट ये काफ़ी बड़ा रोड ब्लॉक बन जाता है फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। आई माई सेल्फ हैव सीन सम स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड पेपर 1 बट कुडंट क्लियर पेपर 2। सो आई विल सजेस्ट कि आप CSAT को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, स्पेशली अगर आप लास्ट 2 साल के CSAT देखेंगे तो आप देखेंगे दैट द पैटर्न हैज़ बीन चेंजिंग। देयर आर टफर क्वेश्चंस, देयर आर मोर एनालिटिकल क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू हैवंट प्रिपेयर्ड CSAT थोड़ा टाइम पहले, देन it can down your confidence in the middle of the paper, and then it can be a problem. So for CSAT, ज़रूरी नहीं है आपको CSAT के लिए कोचिंग लेनी है या आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है, बट येस प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप CSAT में जो 3 एरियाज़ होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड लॉजिक, यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स उसके अंदर। CSAT में आई थिंक क्योंकि आपको सिर्फ पास करना है, सो वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स कैन रियली हेल्प यू। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स एंड लॉजिक वॉज माई स्ट्रेंथ, तो मैं मैथ्स और लॉजिक के क्वेश्चन सबसे पहले करती थी। किसी का इंग्लिश स्ट्रेंथ होता है, वो इंग्लिश सबसे पहले करते थे। सो आप अपने स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करें, कुछ सर्टन स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सोच लीजिए जो आप अटेम्प्ट करेंगे, एंड लास्ट के 3 महीना हर हफ्ते में आप अगर 5 या 6 घंटे भी इसके लिए निकाल सकते हैं, उतना भी नहीं तो अगर आप 4 घंटे भी निकाल सकते हैं, तो आप CSAT की प्रैक्टिस उसमें करें, ताकि एंड तक जो क्रूशियल टाइम होता है कोर GS रिविजन का, आप उसमें CSAT पढ़ते हुए टाइम वेस्ट ना करें। ये मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में करा था, जिससे मैंने सीख ली। सो आई थिंक CSAT के लिए ये स्ट्रैटेजी वर्क करती हैं। एंड अगर अब मैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात करूँ, तो मेरी बिगेस्ट लर्निंग इस पूरे प्रोसेस में ये है दैट आपके कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं जिनको आप और ज़्यादा इम्प्रूव करें, बेटर करें, सो दैट आप उसमें ज़्यादा स्कोर करें, पर आपके कुछ वीकनेसेस भी होते हैं इस प्रोसेस में, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल कि आप अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें, सी वेयर यू गोइंग रॉन्ग एंड करेक्ट देम इन द प्रोसेस, ताकि आप बार बार सेम गलती ना करें एंड आप जहाँ पहले थे आप उससे ऊपर ही नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करें। तो उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हर चीज़ को एक स्ट्रैटेजी की तरह डील करें। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंड अब प्रीलिम्स पास आ रहा है, आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करी। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच।